मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। सरप्राइज जो है वो गुलजार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा। पाकिस्तान की सियासत में काफ लीग ने कल एक बहुत अच्छा कदम किया है, शुजात बड़े भाइयों जैसा है। MQM का फैसला बड़ा फैसला कौन होगा? जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जहां वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आएगी, तो उनसे पूछा जाए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। अब देर हो चुकी है, ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM। मैं हूं तारिक महमूद। नंबर्स उनके पास नहीं हैं, नंबर्स हमारे पास हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे आज एक और आज़ाद रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी साहब ने अपोजिशन का जो अलाइंस है उसको ज्वाइन कर लिया। असलम भूतानी साहब एक रोज़ कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, मीटिंग्स में भी नज़र आए, लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला किया हुकूमत के साथ जाने का तो आज असलम भूतानी साहब ने अपनी राहें जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के पलड़े में जो अपना वज़न था वो हटा लिया है। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी आज गुफ्तगू की है पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस्तीफ़े के फ़ैसले पर कायम हूँ, वापस नहीं लूँगा इस्तीफ़ा और तहरीक अदम एतमाद के मामले में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट दूँगा। इमरान खान साहब ने अपने अरकान कौमी असम्बली को अलहदा ख़त तहरीर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 63A के तहत वो रुकन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो तहरीक अदम एतमाद वाले रोज़ पार्लियामेंट के सेशन में यानी कौमी असम्बली के सेशन में आएगा। अब 31 मार्च को मामला शुरू होना है। कभी इम्कान यही है कि 3 अप्रैल को इस मामले पर वोटिंग होगी। साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिन्हें कल इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के तौर पे जिनको नॉमिनेट किया, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है। आज वो जहांगीर तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ लोगों के साथ रब्ते में हैं। इमरान खान साहब से उनकी और उनके साहबजादे चौधरी मुनिस इलाही साहब की एक और मुलाकात हुई है। पंजाब के अरकान असम्बली से रब्ते कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रब्ते जारी हैं। नून ने भी जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो अलीम खान साहब से जो कुर्बत रखने वाले अरकान हैं और ख़ुद PTI के बहुत सारे अरकान हैं, उनके साथ भी रब्ते कर रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है अब पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी। दोनों जानिब से बुलंद व बांग दावे हैं। अपोजिशन कहती है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं और उसमें वो सपोर्ट लाइन में उन मुनहरिफ अरकान के भी हवाले दे रहे हैं जो अपोजिशन के साथ मौजूद हैं और जो कह रहे हैं कि वो हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नहीं है। और ये भी दावा है कि उनकी तादाद जो है उसमें मज़ीद 3-4 अरकान का इजाफा हो गया। बहरहाल तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और ख़ासकर असद उमर साहब ने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उस ख़त का हवाला दिया गया, उस ख़त के मंदरजात का हवाला दिया गया और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने वो ख़त पेश करने के लिए तैयार है क्योंकि इस मामले का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने और पाकिस्तान को धमकी देने के मुतरादिफ था। अपोजिशन ने कहा है कि इस मामले को पार्लियामान के अंदर लाया जाना चाहिए, इन कैमरा सेशन में लाना चाहिए, पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये अगर धमकी दी गई है तो ये धमकी इमरान खान साहब के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए नहीं है, ये रियासत के लिए ये धमकी है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी मुशीर मोहतरमा आसमा अरबाब साहिबा और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर साहब, सबसे पहले तो जो आज लेटर वाली बात हुई जो कहा गया कि ये है और ये लेटर तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक रोज़ पहले लिखा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो लेटर शेयर करने के लिए तैयार हैं, उस साजिश का ये जो आलमी साजिश है, मरकज़ी किरदार जो हैं कुछ उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, ये क्या मामला है?
یہ کون سی ایسی سازش ہے عالمی جو اب چھپی ہوئی ہے اور اتنا اسٹیٹ سیکرٹ ہے جس کے اندر آپ ملوث ہیں حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ صاحب، اس کے میرے نزدیک تو 2-3 پہلو ہیں جی، اور بالخصوص جو مطلب ہے کہ اس بارے میں بات کی گئی کہ یہ اس میں نواز شریف صاحب کا نام لایا گیا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف جو ہوئی وہ تو 2018 کے الیکشن چرانے کی تھی. پھر آپ دیکھ لیں کہ 3 بار میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے الگ کیا گیا اور تینوں بار جو ہے وہ ان کو قید و بند کی صورتیں برداشت کی گئیں. تینوں بار ان کے خلاف بڑے بڑے کیسز بنائے گئے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب مطلب ہے کہ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 5، تو اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب نے 6 دھماکے کیے. اور اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی آفرز ذاتی طور پر بھی کی اور بہت سارے ڈالرز کی بھی کی. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ان تمام چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے جو ہے وہ ملکی سلامتی اور ملکی جو وقار تھا اس کو مطلب ہے کہ وہ بلند رکھا. باہر کس کس سے ملاقاتیں ہونی ہیں میاں صاحب کی؟ تو وہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، پیسے بھی مل رہے ہیں باہر سے آپ کو. دیکھیں جب عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جب وہ ایکسپوز ہو چکے 2018 کے RTS سسٹم کو چرانے میں، پھر وہ ایکسپوز اس وقت ہوئے جب ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، تو وہ مطلب ہے کہ وہ اس کا سارا جو پول تھا، جو کلی تھی، وہ کھل گئی کہ یہ تو سارا ریگڈ الیکشن ہے. اور پھر بھی انہوں نے حکومتی وسائل استعمال کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس لیٹر کی طرف آئیں تو اس لیٹر میں تو بڑی سمپل بات ہے، اگر تو وہ کسی ملک کی طرف سے آیا ہے تو پھر سب سے پہلے تو اس کے ایمبیسیڈر کو، جس طرح سے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کو نکالیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسمبلی میں لے کر آئیں یا سیکورٹی جو بھی ہماری کونسل بنی اس کے اندر ان کیمرہ اس کی مطلب ہے میٹنگ کر لیں تاکہ باقی سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ عدم اعتماد آئی ہے. دیکھیں سب سے بڑی سازش تو عمران خان خود ہیں جنہوں نے پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ بند کیا ان قوتوں کے کہنے پر. پھر پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کشمیر کے ایشو کو نہ صرف سرد مہری کی نظر کیا گیا بلکہ انڈیا نے اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیا. مطلب یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی طرف سے ہے تو اس ملک کے ایمبیسڈر کو باہر کریں اور لیٹر کو لے کے آئے ان کیمرہ سیشن کے اندر. عاصمہ صاحب آپ انڈورس کرتی ہیں اس معاملے کو کہ یہ جو لیٹر ہے وہ کہتے ہیں تھریٹ لیٹر ہے اور فورن فنڈنگ بھی ہے اس کے اندر اور آپ سب لوگ اس سازش کے حصے دار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ لیٹر کے ٹائمنگ عدم اعتماد کے ساتھ کہاں سے مل بیٹھے. یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں جی پہلی دفعہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ سارے قوم کو، ملک کو اس طرح مشکل میں ڈال رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، پاکستان کی پوزیشن انڈرمائن کر رہے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اسلامک واحد ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. یہ چیزیں سارے سمجھنے اور سوچنے کی ہے. آپ بے ڈھنگم طریقے سے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے. حکومتیں ضروری ہے کہ ملک ضروری ہے. آپ کی حکومت ضروری ہے کہ پاکستان کی سالمیت، اس کی پوزیشن، اس کی رسپیکٹ دنیا میں بہت ضروری ہے. یو آر ناٹ امپورٹنٹ عمران خان صاحب. یہ ملک رہے گا تو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو آپ کے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے سے یہ علم تھا، تو 3 مہینے سے آپ نے اس کو راز رکھا. آپ نے اداروں کو، جو ہر ملک کے ادارے ہوتے ہیں، وی شوڈ بی پراؤڈ، اپنے اداروں پہ ہم فخر کرتے ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، جو پاکستان کی سیکیورٹی ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، یا عالمی سازش کا نام دیا گیا، تو کیا آپ نے اداروں سے شیئر نہیں کیا؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ادارے جو ذمہ وار ہے، جو آج بھی ہر بارڈر پہ 3 اور 4 ہمارے سپاہی فوجی شہید ہو رہے ہیں آن دی ایوریج،
ٹھیک ہے، وہ کس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ ادھر وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سٹیج پر آپ کی یہ فرما رہے ہیں عوام کو. تو آپ جب ایک وزیر اعظم ہے، آپ کس طرح سے غیر ذمہ وار وزیر اعظم ہے کہ آپ نے اداروں کے ساتھ بات نہیں کی؟ آپ نے اس کا کیا کی ہوگی آسما صاحب؟ نہیں جی، بتایا ہوگا کیونکہ ایسے انہوں نے اداروں کے ساتھ یہ بتائے نا، پھر اداروں کے ساتھ بات انہوں نے بالکل نہیں کی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خفیہ راز رکھا ہے، آج عوام کے سامنے بتا رہے ہیں. 3-4 دنوں سے تو ٹی ویوں پہ ٹکٹ چل رہے تھے کہ وہ ترک کا پتہ لائیں گے، ٹرمپ کارڈ پر لائیں گے. سارا پاکستان حیران تھا کہ وہ کون سی بات ہے کہ وہ کریں گے. کیا یہ بات کرنے کی تھی؟ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، سارے آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مخالف ہے، آپ کو دنیا جج کر رہی ہے. ایک وزیر اعظم آ کر یہ تو رب کا پتہ تھا، یہ تو ٹرمپ کارڈ تھا. اداروں سے بات کرتے تو پھر وہ یہ نہیں بولتے کہ ترب کا پردہ سنبھال کر کے رکھے اور 27 کو عوام کو بلائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلائے اور میں یہ راز کہوں گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ اتنا افسوسناک لمحہ ہے پاکستان کے لیے، بہت افسوسناک بات ہے. اگر آپ جس کو جتنا اسکروٹنائز کریں، اس کو عالمی ادارے تو اب اسکروٹنائز کر رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا غیر ذمہ وار وزیر اعظم ہے اس ملک کو ملا ہے. آپ نے تو اداروں کی پوزیشن بھی خراب کر دی. آپ کو اس طرح نہیں، یہ اس طرح کی باتیں آپ کو اس طرح عوام میں جیب میں آپ کا، اور یہ کون سا خط ہے جو آپ کو دیا گیا اور آپ لہرا رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو ایک سٹنٹ کرنے کے لیے. بالکل جی، پولیٹیکل سٹنٹ تھا. عبداللہ صاحب، یہ پبلک گیدرنگ کے اندر ان کا جی یہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز ہے، اس کے فورمز ہوتے ہیں جو علی گوہر صاحب اور آسما صاحب تو فورمز پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیبنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ، شاید 2-3 لوگوں کے علم میں ہو. اسی طریقے سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. یہ اس طریقے سے پبلک پہ ڈسکس ہونا، اور پھر اس کے اب آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہے، یہ کیا یہ موضوع عمل ہے؟ ایسے ہی ضروری تھا اس موقع پہ اس ٹائمنگ کو، اس ساری صورتحال کو بیان کرنا؟ دیکھیے، تھینک یو حافظ صاحب. بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب نے کس کے ساتھ ڈسکلوز کیا، کوئی یہ تو نہیں بتا. یہ تو آج میڈیا میں چلا ہے نا. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں 4-5 میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس کی کاپی ہے. اپنے حساب سے وہ آپ کو بھی پتا ہے نا. دیکھیں انہوں نے جسٹ یہ بتایا لوگوں کو، پبلک لازمی پورے پاکستان سے آئے تھے لوگ، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کس کی انوالومنٹ ہے. باقی انہوں نے نہ کسی کا نام لیا. لازمی دیکھیں، باقی جہاں تک چیز ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا تو لازمی پی ایم ہے یا ان کی جو بھی ایفیلیٹڈ پرسن ہوں گے اسی ایشو کے ساتھ، تو لازمی جو بھی پاسبل فورم ہوگا ان کے ساتھ ڈسکس ان کی ہوئی ہوگی. وہی بتا سکتے ہیں. اس کی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ دھمکی اگر دی گئی ہے تو جس ملک کی طرف سے آئی ہے اس کے ایمبیسڈر کو باہر کریں سب سے پہلے. دیکھیں، یہ لازمی ہے. جب پی ایم نے یہ کہا ہے یا اس کی ٹیم ہے، جیسے آپ نے اسد عمر صاحب کا کہا کہ انہوں نے کہا جی میں نے لیٹر دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ اس پہ لازمی ایکشن ہوگا بھی. جو بھی چیزیں اس پہ جو بھی کمیٹیز ہوتی ہیں یا جو کنسرن لوگ ہوں گے یا فورم ہوں گے وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے. لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو لانا چاہیے پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے بھائی آخر پالیسی بننا یا چیزیں ہونا، بہت ساری نیشنل سیکیورٹی پالیسی سب چیزیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ہوتا ہے لازمی. وہ پی ایم صاحب بہتر سمجھتے ہیں، یا جو مطلب ٹیم ہماری ہے، فارن منسٹر ہے یا جو 2-3 اداروں کے لوگ بھی لازمی ہوں گے، جو بھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو عام شخصیات ہوں گی، ادارے ہوں گے، وہ بیٹھ کے ڈیسیجن کریں گے. ان کیمرہ آنے میں کوئی عرض نہیں ہے. آتی ہیں چیزیں، ہو سکتا ہے ٹائم لانا چاہیے. آپ کے خیال میں ٹائم ہے آن ٹائم ہو جائے گا؟ ایسے وہ تو سمجھتے ہیں، وہ پی ایم کا ڈیسیجن ہے، میں تو اس میں نہیں. اچھا عبداللہ صاحب، یہ ابھی ہمارے لاسٹ پروگرام میں آپ علی پرویز صاحب نے آج آ نہیں سکے، مجھے آج میسج بھیجا کہ جی عبداللہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو ضرور بتائیے گا. میری شرط لگی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا تھی کہ عثمان بزدار صاحب کو قربانی کا بکرا بنا دیں گے اور وہ چینج کریں گے، چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر نامینیٹ کریں. کہتے ہیں عبداللہ صاحب مان نہیں رہتے اس کو. میری پیشنٹ کوئی وہ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا ایسے. نہیں، علی صاحب نے کہا تھا اب 1 ہفتہ انتظار کر لیں. نہیں، وہ ریکارڈنگ تو ہے نا، ریکارڈنگ ہوگی. اچھا، ریکارڈنگ نکلواتا مجھے. ہاں نکلا، ایسے تو نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ عثمان بزدار صاحب تو بڑے اچھے وزیر اعلیٰ تھے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی تھے، وہ انہوں نے سب سے اچھا پرفارم کیا تھا. اگر ضمیر جو ہے وہ پیسوں سے خریدے جا رہے ہیں تو ضمیر جو ہے وہ سیٹوں کی آفر دے کے بھی خریدے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات ہے نہیں. دیکھیں، ایکچولی سب کو خوش ہونا چاہیے. پرویز الہی صاحب صرف جو ہے ہم نے اس کو آفر نہیں کی سی ایم سے، وہ تو نون لیگ سے متحدہ اپوزیشن کی ساری جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے بھی امیدوار تھے. وہاں سے بھی ان کو آفر تھی کہ مطلب آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو سی ایم بنائیں گے.
तो ऐसे सबको खुश होना चाहिए। तो पूरी जो पाकिस्तान के अवाम की फतेह है कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ जो है, अली परवेज़ मलिक को भी खुश होना चाहिए, मुझे भी, अली गौहर भाई बैठे हैं, हम सबको खुश होना चाहिए इस चीज़ पे। तो बुज़दार साहब को क्या होना चाहिए? वो नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर? देखिए दो बड़ों की लड़ाई में मेरे पे जो नज़ला गिरा दिया, मैंने क्या किया? बात देखिए ना, मतलब ये तो हर पार्टी का अपना अपना मतलब वो कैसे मूव करती है सबको पता है। तो देखिए माजी में कभी भी नहीं हुआ ना। अभी आप देखें कि मतलब ये हो सकता है कि नून लीग के हवाले से पंजाब में जो चेंजिंग है वो नून लीग डिसीजन करेगी ना, लेकिन जो कमिटमेंट हो रही हैं वो ज़रदारी साहब कर रहे हैं। हालांकि ज़रदारी साहब का पंजाब में कुछ भी नहीं है, 7 MP हैं उनके। ये भी आप देख, अच्छा आ जाएं आप सिंध में, तो सिंध में नून लीग का कुछ भी नहीं है, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम का कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ MQM से कमिटमेंट मौलाना फजल रहमान साहब गए हैं उनके हाउस पे। तो पर ये तो पहली बार तबाह हुआ है ना पाकिस्तान में कि जिस पार्टी को डिसीजन करना चाहिए उसकी जो दूसरी पार्टी, हम तो फिर भी अपने डिसीजन खुद कर रहे हैं ना, हमने किसी ये तो नहीं हमने किसी अली गौहर साहब, ये उस्मान बुज़दार वो कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब वो कहते हैं आपको तो खुश होना चाहिए, आपके भी कैंडिडेट थे, उन्होंने आप ही के कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना दिया, तो खुश हो आप उस पर? देखिए बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो जाहिर है मतलब है कि हालात जिस तरफ जा रहे थे इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 साल में हमारी जो काफ लीग के साथ एक तनाव की कैफियत थी उसको हमने डिफ्यूज़ किया और उसमें हमारी क़यादत ने इनिशिएटिव लिया। शहबाज साहब आपको पता है कि चौधरी शुजात साहब के पास भी गए और इस मामले में हमारी और जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते में थी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से कि उनके साथ मामलात काफ़ी हद तक हो चुके थे, हम तो ज़ाहिर है यही चाहते हैं कि जो कि मतलब है कि ये वो गवर्नमेंट जो कि एक वोट चोरी करके आए हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वो किसी भी सूबा में हो और अगर हम उसके खिलाफ एतमाद कर सकते हैं तो बना रहे थे, ये भी तो माने ना 5 उनकी कौमी। देखिए ये इस चीज़ की बाकायदा अनाउंसमेंट तो नहीं हुई कि हमारी क़यादत की तरफ से या मतलब है कि वो, लेकिन ये मतलब है कि मामलात लगता है कि उसके करीब पहुँच चुके थे। नहीं, आपने उनके कहने के ऊपर आज नो कॉन्फिडेंस डाली, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वो बिल्कुल तो जाहिर है, मतलब है कि जिस तरह होता है कि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी लेकिन मामलात फाइनल हो गए थे, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना। तो वो चीफ मिनिस्टरशिप पर हुए भी या किसी भी चीज़ पर हुए तो इसका मतलब है कि मामलात फाइनल हो गए थे। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज वजाहत भी की कि परवेज़ इलाही साहब के कहने के ऊपर जो है वो तहरीक एतमाद लाएगी। हाँ, लेकिन देखें इस पर तो हमारी सीनियर लीडरशिप ही प्रॉपर मतलब है कि वो रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक कॉमन सेंस की बात है, इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल है जो कि किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तकरीबन इनके 35 से 40 लोग जो PTI के हैं, बल्कि मोर देन 40, वो PTI छोड़ना चाहते हैं। वो आइंदा लोग हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप में हैं? नहीं, मैं आपको सारों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप में बैठे हो, ओवरऑल जो 40 से ज्यादा मोर देन 40 MPs, ये तो मैं आपको मोहतात बता रहा हूँ, जो नून लीग से ये मुतालबा करते हैं कि हम अब बल्ले के निशान पर, चूँकि हमारी गवर्नमेंट्स ने डिलीवर नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वो पाकिस्तान और पंजाब में बदतरीन करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, तो लिहाजा आइंदा वो जाहिर है सियासी लोग हैं। ये तो एक वाहिद साहब आपका टॉक शो है जिसमें हकायक पर मबनी बड़ी संजीदा रवैये से गुफ्तगू होती है, तो मैं इसलिए ये चीज़ बयान कर रहा हूँ कि इनके लोग जो हैं वो कतई तौर पर बल्ले के निशान पर कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते। अब देखना ये था कि नून लीग कितने लोगों को एडजस्ट कर पाती है। और मैं आपकी एक और, आज भी पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पंजाब की असम्बली के हाउस की बात कर रहा हूँ, वो नून लीग ही है। जो इनकी मांगे तांगे की हुकूमत बनी थी वो आज़ाद अरकान जो जीते हुए थे, जिनसे के बाद में इन्होंने वो मतलब शामिल किया और वो करवाया, तो आज बहुत बड़ी तादाद है। मुझे ये बताएं कि वो तो इमरान खान के कहने पर वोट ही नहीं देना चाहते। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो फैसला किया है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आज जरदारी साहब की मैं बात सुन रहा था, आपने मीडिया पर सुनी होगी कि नंबर तो इमरान खान के पास भी पूरे नहीं है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब कैसे बन पाएंगे? आसमान साहब थोड़ा सा सेटबैक हुआ है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि गारंटियर जरदारी साहब से बड़ा अच्छा रिलेशन था, चौधरीयों के साथ भी उनका कमिटमेंट भी थी। जरदारी साहब को मुबारकबाद देने भी रात को पहुंचे और फिर दिन में जो है ना वो खाना उन्होंने बनी गाला में खाया है।
तो ये थोड़ा सा सेट बैक है। पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि चौधरी साहब ऐसा करेंगे परवेज इलाही साहब। देखिए इतना बड़ा चेंज आ रहा है पाकिस्तान में, तो ये छोटी मोटी मिसहैप्स तो होती रहेंगी, लेकिन आपने सरदारी साहब का क्या इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि रात को मेरे साथ थे, और लेकिन उन्होंने फिर एक और बात कही कि नून ने फैसले में देर कर दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक और बात आपने देखी होगी चैनल्स पे चली कि जो उनके MNAs हैं वो वोट अपोजिशन को देंगे, जो क्यू के MNAs हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MNAs वोट जो हैं अपोजिशन को देंगे इंशाअल्लाह ताला। और कितने लोग उनको देंगे, क्योंकि एक तो मुनीस इलाही साहब भी हैं जो कहते हैं, अब उनका हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए जैसे जरदारी साहब ने आपको कहा कि इनकी नंबर गेम, तो अगर परवेज साहब गए हैं उधर तो उनका वो तो उनका भी तो नंबर गेम पूरी नहीं है, और यहाँ पर अपोजिशन में तो वो शोर शॉट थे। और आपको ये भी यकीन है कि परवेज इलाही साहब ने जो फैसला किया वो गलत होगा, और इस फैसले के बावजूद वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकेंगे? ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ये कह सकते हैं कि जो PTI की गवर्नमेंट है, देखिए अगर मरकज़ में दैट इज़ अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट एज ऑफ टुडे, उनकी नंबर गेम ख़त्म है, वो नहीं पूरी हो सकती क्योंकि मार्जिन बहुत बढ़ गया है आज के हिसाब के साथ। और पंजाब के पास अगर वापस जाएं तो पंजाब में अगर परवेज साहब आ भी जाएं, परवेज इलाही साहब, तो PTI की गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई ना, वो तो क्यों की गवर्नमेंट आ गई है। अब इत्तेहादी हो गए। आप बताएं कि फिर हालात और वक्त बदलते, जैसे जरदारी साहब ने कहा, वो देर नहीं लगती है। परवेज इलाही साहब तो जरदारी साहब के भी तो दोस्त है। ठीक है, अच्छा चलें वक्फा ले लें अबड़ साहब, इसके ऊपर फिर आपकी राय लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, आसमा अरबाब साहिबा और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब मेरे मेहमान हैं। अबड़ो साहब, ये पंजाब का मामला, ये जो ग्रुपिंग है PTI के अंदर मुख्तलिफ जहांगीर तरीन ग्रुप, कल वो फैसल आया जब वाना साहब थे जी वो हम अपने आप को PTI जहांगीर तरीन ग्रुप कहलाते हैं, फिर अलीम खान साहब का ग्रुप, फिर कोई और ग्रुप, ये इतनी पोलराइजेशन इसके अंदर से निकलेगा क्या, इसमें कैसे सर्वाइव होगा? और जो आसमा साहब ने कहा कि अगर चौधरी परवेज साहब बन भी गए तो भी PTI की हुकूमत तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि वो तो काफ के हुकूमत होगी। देखिए पहली बात तो ये है ना कि ग्रुप्स तो हर पार्टी में होते हैं। हमारी पार्टी में एक चीज़ है कि वहाँ वो होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं भी खुद इस ख्याल का हूँ कि ओपिनियन का, कि जो चीज़ें होती हैं, इख्तलाफात होते हैं विद इन पार्टी, विद इन मतलब हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि लोग वहाँ एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आप नून लीग में भी जाएँ तो वहाँ क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, राना सनाउल्लाह साहब का अपना है, वहाँ एहसान इकबाल साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक कितने एक्टिव थे, अभी एक्टिव नहीं है इतने। अभी तो सबसे एक्टिव वो है, वो अभी 2 दिन हुआ हो सकते हो, लेकिन आपको पता है तो जो पसे पर्दा जितना साद रफीक एक्टिव है उतने तो मेरा ख्याल है कि जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, साद रफीक साहब जब हुकूमत थी 2018 तक तो आपने देखा था बहुत एक्टिव थे, अभी नहीं थे इतने एक्टिव। जब से आपने देखा पिछले 3 साल में ना, उनकी काफी स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि मतलब निज़ाम के हवाले से, सिस्टम के हवाले से कि क्या होना चाहिए, आपने देखा है, वो तो रिकॉर्ड पे है। जहाँ तक बात है कि भाई हमारे लोगों को ग्रुप्स हैं, देखें हर बंदा पार्टी के साथ ही खड़ा होता है। लास्ट जो आपने अली परवेज मलिक की बात की भाई की, तो हम यहाँ ही बैठे थे, यही था कि भाई 6-7 दिन में वो डिसाइड हो जाना है ना। अभी कितने दिन है, आज हम 29 में बैठे हैं, 3rd या 4th को वो डिसाइड होना है। सब कोई देख लेगा कि भाई किसके ग्रुप्स हैं, किसके साथ जाते हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोस मुझे ताज्जुब होता है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है ना कि ये करप्ट हुकूमत, ये चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती कि कम से कम PP और नून लीग को तो ये ज़ेब नहीं देता कि वो कहें कि ये करप्शन के, ये करप्ट हुकूमत है। भाई माजी में क्या होता रहा है, अभी रिसेंटली देखे ना रमजान शुगर मिल में क्या हुआ। मकसूद मलिक साहब आपके सामने बैठे हैं, जिसको मकसूद चपड़ासी भी कहते हैं, वहाँ वो क्लर्क आपके काशिफ मजीद साहब बैठे हुए हैं, शबीर कुरैशी बैठे हैं, खिजर हयात बैठे हुए हैं, मोहम्मद असलम बैठा हुआ है, तनवीर बैठा हुआ है। बिलियंस उनके अकाउंट में आए हैं जिनकी सैलरीज 10-10 हजार है। कोई इसकी जस्टिफिकेशन है? आप बंद करना चाहिए था ना, टालना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जुर्म साबित करवा, मैं उस बात में कोई भी होता। देखिए ये तो बैंक स्टेटमेंट है, 4 साल के अंदर ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं। देखें हाफिज साहब, ये बैंक स्टेटमेंट्स है ना, बैंक स्टेटमेंट ना आपका मौक़िफ़ सुनेंगी ना मेरा सुनेंगी, किसी का भी।
वो तो कोई भी इदारा है वो उसकी प्रिंट ले लेता है बैंक से, ऑफिशियली आपको पता है कि बाय रूल्स उनको वो मिल जाती है। तो मकसद ये कि ये कहना कि भला ठीक है अगर 3 साल में करप्शन हुई है, तो ये जो माजी में 70 से लेके तो गवर्नमेंट आई है ना सारी, 70 से लेके 18 तक 48 साल में क्या हुआ है? जिन लोगों के पास, उसको भी छोड़ दें, जिन लोगों के पास जगह नहीं थी, कोई एक फ्लैट तक नहीं था, जब वो 88 में गवर्नमेंट में आए हैं, जब से ये कहते हैं कि जमहूरी हुकूमतें आई, या इवन 85 में देखें, ये भी नहीं है कि पीपुल्स पार्टी को क्यों ओमिट करें, अब 85 की गवर्नमेंट ले लें, जो लोग आए, जो पैदल आए, वो बंगलों के यही तो सारा सही करना था बड़ो साहब, आप लोगों ने सही अकबर नवानी साहब हैं, जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। मैं आपको बताता हूँ, आप देखें हम और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, माजी में हमेशा ये होता रहा है कि कोई गवर्नमेंट की जमीन होती थी ना तो बचती नहीं थी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती थी उस पर कब्जा करती थी अपने लोगों से। आप अगर कश्मीर हाईवे पे जाएंगे, जब हम एयरपोर्ट से आते हैं, आप आ जाएं यहाँ तक, तो कितनी इंक्रोचमेंट थी जो हमारी गवर्नमेंट ने हटाई। कोई ऐसी कोई चीज है माजी में, कोई मिसाल मिला है आपको? आप चले जाएं बहरिया में, तो चले नवानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने। नवानी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर और क्या सोच रहे हैं नवानी साहब? मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारे से ज्यादा पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, और ये मौजूदा हालात के मुताबिक आप हमारे से ज्यादा आगाह हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लोगों से होती है। जो हमारी बात है, क्योंकि कल की सिचुएशन काफी चेंज हुई है, फैसले काफी हुए हैं, और मैं अभी रास्ते में हूँ और लाहौर जा रहा हूँ। कल हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें डिस्कस करके कोई अपना लाएअमल अब फाइनल देंगे इंशाल्लाह। और अभी तक हमारे दोस्तों का वैसे एक दूसरे के साथ राब्ता है, लेकिन हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में, एक आधा दिन में जो भी फाइनल होगा हो जाएगा। तो ये जो आज इत्तलात थी नवानी साहब के, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, आज मीटिंग होनी है, तो आज कोई मीटिंग नहीं हुई जो जिसमें पूरी फुल फ्लैश मीटिंग है? मीटिंग होनी थी, लेकिन दोस्त कुछ अपने घरों में थे, फील्ड में थे, तो आते आते लेट हो गए। कुछ दोस्त इकट्ठे भी हुए होंगे, लेकिन अगर हमारी प्रॉपर मीटिंग कल हम सारे इकट्ठे होके उसको कन्वीन करेंगे और उसमें फिर टाइम और मुकर्रर करके फिर उस पर फाइनल करेंगे। साहब अभी आप ओपन हैं, मतलब चूंकि इत्तलात है कि नून लीग ने भी आपसे रब्ता किया है, परवेज इलाही साहब भी नॉमिनेट हो गए हैं, तो आप ओपन हैं परवेज इलाही साहब की तरफ भी और नून लीग की तरफ भी? राब्ते तो मैं राब्तों से तो इनकार नहीं करता जी, सारे दोस्त हैं हमारे, हर तरफ सारे राब्ते में हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 दिन हमारी तो पूरे ग्रुप के साथ कोई मीटिंग जब बात नहीं हो सकी, ऑल ऑफ सडन बड़ी चेंजेस आ गई, बड़ी तब्दीलियां आ गई, तो उसके लिए अब हम इकट्ठे हो रहे हैं। और अभी हैं कुछ दिन हैं सारे फैसलों में, तो एक आधे दिन में हम भी अपना कोई न कोई लाएअमल बना के उसको अनाउंस करेंगे। तो जहांगीर तरीन साहब से आपकी बात हुई है कल से अब तक, ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद? मेरी नहीं हो सकी, बस मैं क्योंकि दर था, पत्थर था, घर था, तो मेरी बात नहीं हो सकी। बस कल जब रास्ते करेंगे और सामने रोज इकट्ठे बैठेंगे तो उनसे फिर राब्ता, साथ ही मीटिंग में उनके साथ राब्ता रहता है। जो पीटीआई के लोग हैं वो तो कहते हैं जी चूंकि आपका बड़ा मुतालबा था बुज़दार साहब की छुट्टी करने का, वो मान लिया है, लिहाजा आपके सारे मसले हल हो गए, अब आप उनके साथ हैं। चलो शुक्र है, उनके मुताबिक ये बड़ा मसला था उन्होंने हल कर दिया, लेकिन हल बहुत लेट किया, जिसका जो आपके सामने है, जो हालात बहुत आपके सामने है, तमाम मसाइल जो हुए हैं उनका आपके सामने है, और फैसलों की टाइमिंग भी आपके सामने है। नवानी साहब आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं माशाल्लाह, कई मरतबा असम्बलियों में आए हैं। परवेज इलाही साहब के लिए आसान होगा चीफ मिनिस्टर बनना? आपका पॉलिटिकल विजन क्या कहता है सर? मेहनत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से वजीर आला नहीं बनेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता नहीं बनेंगे, समझदार आदमी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, लोगों के साथ बहुत उनका गहरे मरासिम है, लोगों के दिलों में उनका बहुत बड़ा इत्तेहाद और इज्जत है। मेहनत आपको मनाने में करनी पड़ेगी या वैसे और लोगों को मनाने में भी करनी पड़ेगी?
मतलब इन हालात को साजगार करने के लिए हमारे लिए तो कोई इतनी मेहनत शायद उनको ना करनी पड़े, लेकिन ये पूरे हालात को कंट्रोल करने और इन हालात को बेहतर करने में। ठीक, बहुत शुक्रिया नवानी साहब। अली गौहर साहब, वो जो एक बड़ा ग्रुप था जहांगीर तरीन साहब का, क्योंकि पहले इतला थी कि पीटीआई ने भी यही कहा था कि जी आप जहांगीर तरीन साहब को का जो ग्रुप है उसको मना लें तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं। तो ज़ाहिरी असबाब में जहांगीर तरीन साहब से रिलेटेड जो लोग हैं वो शायद परवेज़ इलाही साहब की तरफ चले जाएँ। ऐसा होता है तो भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इनको बनने नहीं देंगे वज़ीर आला? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी नवानी साहब बात कर रहे थे, एक तो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, और आपको पता है कि एक दफा एक शायद डिनर पर हमदा शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने बुलाया था जी, वो गए थे और काफी उनके अरकान्स के साथ डिस्कस हुआ था। और अभी नवानी साहब भी बता रहे हैं रास्ते में, जाहिर है ये लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद मीडिया तो कल से इनकी मीटिंग भी करा दी, आपको पता है ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं टीवी पे, हम खुद देख शायद आज कुछ लोग इकट्ठे जिस तरह नवानी साहब बता रहे हैं कि मुशावरत हुई हो, लेकिन सारे लोग नहीं होंगे, या हो सकता है नवानी साहब रास्ते में हल्के में गए हो। लेकिन बात गुजारिश करने का मकसद ये है कि अभी तक इन लोगों का फैसला नहीं हुआ। दूसरी ये गुजारिश है, मैं दो चीजें मुख्तसरन गुजारिश करूंगा। एक तो मैंने उमरो साहब को रिस्पॉन्स करना है कि उन्होंने बात की है करप्शन के हवाले से। दूसरा ये है कि जो पंजाब में जो सूरत हाल है, मैं आपको बाई अंदाज बता रहा हूँ जो कि सामने भी आ जाएगी, और हमारा स्टाइल नहीं है। हमने तो नबी तुली अल्हम्दुलिल्लाह बात की है और हमारी लीडरशिप ने भी हमेशा की है। बुज़दार साहब के जाने के बाद करप्शन की कहानियां निकलेंगी, उसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। करप्शन से पहले जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, लोग जो पंजाब के एमपीएज हैं ना, वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं, वो चाहे किसी पार्टी के भी है। वो आप उनको टिकट मोस्टली लोग जो है वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं, और नून लीग की हमारी लीडरशिप के साथ राब्ते में है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको पंजाब से बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। और वो सरप्राइज की सूरत में वो सरप्राइज जाहिर यही होगा कि इंशाअल्लाह ताला वहां पर जो नेक्स्ट ये अदम-ए-एतमाद भी कामयाब होगा जो कि बुज़दार साहब के खिलाफ आया है, और उसके बाद इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर भी जो है वो हमारी लीडरशिप का अनाउंस करता है। अदम-ए-एतमाद तो वो पहले रिजाइन कर देंगे, तो अदम-ए-एतमाद वाली तो नौबत नहीं हो सकता ना करे। अभी तो देखे ना, आगे आगे देखिए होता है। इमरान खान का सिपाही हूँ मैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता अगर इमरान हो सकता है न्याई साहब उसको बोले तो वो रिजाइन कर दें, लेकिन अभी तो बात अभी तो मरकज वाली गेम इंशाल्लाह मंतकी अंजाम को पहुंच रही है, और पंजाब वाली जो गेम है ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, चले केपीके में भी ऐसी कोई पार्टी जारी है, शुरू होने का चांस है या नहीं? वहाँ पे पीटीआई के इतने नंबर हैं कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त। तो जी केपीके में एक तबाही का आलम है। ये एक इनका 8वां 9वां साल है मेरे ख्याल में, जो 2013 से ऑनवर्ड बिल्कुल जी ये आए हुए हैं। और केपीके की तो तबाही की कहानियाँ बहुत हैं। और जो आपने 2018 का आरटीएस का इलेक्शन देखा, तो उसमें तो जो सारे एमएनएज हैं उनको 70,000 मिला है, जो सारे एमपीएज हैं उनको 20,000 मिला है। वो तो एक बाटा के रेट से इनको वोट मिले हैं। लेकिन फिर अजीब सी बात यह है कि जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे तो वो कोई नहीं जीत सकते, बाई इलेक्शन ये नहीं जीत सकते। और सूबे का हाल तो अगर मरकज में पीटीआई की हुकूमत गई तो केपीके में भी पीटीआई के अंदर दरार पड़ सकती है। बिल्कुल, पीटीआई वालों को सोचना चाहिए। अभी जो केपीके में से मेरे भाई हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अब इस सूबे के बारे में सोचे। ये तो 8-9 साल और की जो तबाही फिरी हुई है। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई से अगली दफा जी कोई टिकट नहीं लेगा ना। इस 2023 के इलेक्शन से पीटीआई का कैंडिडेट मेरे ख्याल में बहुत ही कम होंगे। ये टिकट लेकर घूमेंगे, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं होगा। यही इनके लोकल बॉडीज में था, ये टिकट लेकर घूम रहे थे, फिर इनके कोई कैंडिडेट नहीं था। इमरान खान की तस्वीर के बगैर उन्होंने किया, आजाद किया। उन्होंने कहा ये पार्टी के कैंडिडेट नहीं है हमारे, क्योंकि पीटीआई को वहाँ कोई लोकल बॉडीज में नहीं दे रहा था। चले मैं और लीग और जो है इनकी बात में एक पॉइंट ऐड करूंगा केपीके के हवाले से जो उन्होंने बात की है। जो अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन का सेकंड फेज हो रहा है, एहसास प्रोग्राम के अरबों रुपए से वोट खरीदे जा रहे हैं। केपीके हाँ जी, एक हल्के में
آپ آن ریکارڈ میں احساس پروگرام کا فنڈ جو ہے وہ ووٹوں کی خریداری میں وہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ایک کنسٹیچوئنسی ہے ایم پی اے کی یا ایم این اے کی یا تحصیل کا وہ الیکشن ہو رہا ہے تو ادھر لاکھوں کروڑوں کا فنڈ لے کر لوگوں کو بھی آپ ووٹ دیں یہ 14,000 اور یہ 15,000 لے اس خیر کے لیے استعمال جیتیں گے بھی نہیں جیتیں گے. کتنا زور لگایا وہ ڈسکا 2 ہو گیا پشاور کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں, ہم اس کو خود بولا 122 پریزائڈنگ افسران غائب ہو گئے. وہ چپراسی والی تو میں کہوں گا کہ جو فورن کیس ہے آپ سب اس میں جو ان کے ڈسٹنگ کرنے والے لوگ ہیں جن کے عمران خان کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اربوں روپیہ پاکستان کا, وہ اس کا تو ابھی فیصلہ آنے والا ہے, یہ ضرورت نہیں پڑے گی. وقفے کے بعد آتے ہیں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابڑو صاحب لاسٹ سیگمنٹ, اگلے الیکشن میں لوگ کھڑے ہوں گے, ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا, ایسی صورت چالو. دیکھیں وہ تو بھائی نے بتایا بلوچ صاحب نے نا کہ وہ پنجاب میں کوئی بندہ ہمیں مطلب ٹکٹ سب نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, نون لیگ کو دیکھتے ہیں, لیکن مجھے دکھ ایک بات کا ہو رہا ہے کہ پی پی کہاں جائے گی. پی پی پنجاب میں اپنی جڑیں جو ہے نا وہ مضبوط کرنا چاہتی ہے. اگر نون لیگ کو لوگ دیکھتے ہیں تو اٹ مینس پی پی وہاں چلی جائے گی. پی پی کا تو پھر جو ہے یہ ساری ایفرٹس کرنا وہ تو مطلب ختم ہو جاتا ہے. تو کم از کم مجھے اپنی تو سندھ میں بھی نہیں ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی سندھ میں. نہیں دیکھیں وہ بات تو چیز ہے نا, اگر 9 سال کے پی کے میں آبجیکشن ہے بالکل, اگر وہاں غلط چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے, چیک بھی کرنا چاہیے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو 14 سال سے سندھ میں ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے. ہمیں ہر جگہ دیکھنا چاہیے. یہ جو ایسے لوگ تھے جو ہوا کے رخ پہ آئے اور اب ہوا کے رخ پہ آپ کی پارٹی سے نکل کے دوسری طرف, تو یہ کوئی ریئلائزیشن ہوگی اس میں پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, سب پارٹیز میں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہوا ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ تھا, دیکھیں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. یہ کوئی اچھا ٹرینڈ تھوڑی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نے پوچھا نا کہ ہمارے لوگ ہیں اس میں دھڑے بندی ہے یا گروپس بنے. ابھی آپ نے نعمانی صاحب سے پوچھا, انہوں نے آپ کو بتایا نا, آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی پرویز الہی صاحب کو کوئی تکلیف ہوگی آپ کو منانے میں, اس نے کہا نہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمیں منانے میں. تو انہوں نے انڈیکیشن آپ کو دے دیا. آپ سے نہیں مان رہے تھے, پرویز الہی سے مان. اچھا, نمبر 2 پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سب کو خوش ہونا چاہیے. میں ان سے آپ کے تھرو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا بھی کینڈیڈیٹ تھا پرویز الہی صاحب, اس کو اناپوز کرائیں تاکہ یہ پورے پاکستان میں ایسے اناپوز ایک اوپر بھی لے آئے آپ تاکہ یہ مسئلہ اتنی پرویز الہی صاحب سے یہ سٹارٹ تو کریں نا, باقی آپ دیکھتے ہیں نا, پہلے یہ مشکل ہو جائے گی اپنا صاحب آپ کو یہ تجویز تھی. تو علی گوہر صاحب, تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو شارٹلی سر. نہیں انشاءاللہ ناکام کیوں ہوگی, یہ تو کامیابی سے ہم بالکل کانفیڈنٹ ہے الحمدللہ یہ کامیاب ہے. اور قانونی طور پر آئینی طور پر اخلاقی طور پر عمران نیازی پرائم منسٹر نہیں ہے. وہ اقتدار سے صرف چمٹا ہوا ہے آخری گھنٹے تک, جو اصولوں کی بات کرتا تھا. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک ARY پر کلپ چلا ہوا تھا کہ مونس الہی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ ایک ٹکر میں پڑھ رہا تھا, عمران نیازی صاحب کا بیان تھا. مونس الہی صاحب کا کچھ دن پہلے بیان تھا کہ عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو دیکھیں بات یو ٹرن مطلب کتنے ہوتے ہیں, مطلب ہر بات پر یو ٹرن. اور دوسری گزارش میں یہ کروں, آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ اربوں روپے پاکستان کے چینی چوری میں کھائے, اربوں روپے آٹا چوری میں آپ کی حکومت آئی تو آتی, کرونا کا غریبوں کا فنڈ کھا گیا, احتساب ہوگا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, عمران احمد نیازی نے جو ڈرامہ رچایا کمشنروں, پٹواریوں اور ڈی سیز کے ذریعے لوگ اکٹھے کرنے کی ناکام کوشش کی, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بھی نہیں, اور یہ کہتے تھے کہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے تھے پھر چپ ہو جاتے تھے. اصل وجہ وہ جب ارد گرد اپنے اربوں روپے کی چوریاں ڈکیٹیاں نظر آتی تھیں, پھر بندے میں حوصلہ نہیں رہتا. ہر کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا, ہر کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. ذرا میں یہ گزارش کرتا ہوں لاسٹلی جی, یہ آپ پر امید ہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سب جا چکے ہیں؟ عمران خان آج پاکستان میں مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اور میں تو ایک 2 سٹیپ آگے کہوں گی کہ اس گورنمنٹ کو جب OIC کی کانفرنس ہوئی
तो उस वक्त भी एक बहुत अजीब सा माहौल था दुनिया में भी कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ एक OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ की बात थी, लेकिन इस हुकूमत को चाहिए था कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में ये तब इस्तीफ़ा दे देते उससे पहले, क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान के लिए हो रहा था, पाकिस्तान के अवाम के लिए था या मुस्लिम उम्मा के लिए था। तो माइनॉरिटी वज़ीर आज़म कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, उसको सेकंड कौन करेगा। और आपने देखा कि इसका इन चीज़ों का इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ता है। ये जो इतने बड़े दावे करके आया था और आज एक माइनॉरिटी वज़ीर आज़म बैठा है, इसको तो चाहिए था कि खुद रिज़ाइन करे। और अदम एतमाद तो इंशाल्लाह कामयाब है। अब्रो साहब, इमरान खान साहब माइनॉरिटी में जा चुके हैं, अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, मोरल अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है उनकी। अदम एतमाद में अभी 4 दिन पड़े हैं, 5 दिन, इसमें जल्दी तो कोई है नहीं ना। तो कल तक तो बड़ी जो है ना, कल मरियम साहबा ने कहा कि आज हम जश्न मनाएंगे ना, सईद गनी ने सिंध से कहा कि हम जनाजा पढ़ते जा रहे, कहाँ है जनाजा, कहाँ है जश्न, वो कल था। यानी 4 दिन अपोजिशन इंतजार करें। मैं हाफिज साहब, अच्छा जहाँ तक ये बात है कि भाई PM साहब मेजॉरिटी खो चुके हैं, वो क्यों बैठे हैं भाई, वो इसी वजह से बैठे हैं, आपको देखना चाहते हैं कि देखें ना, आपने परवेज इलाही का कहा, मोनिस इलाही का कहा, PM ने ये तो कभी नहीं कहा ना किसी को मैं घसीटूंगा। PM साहब इसीलिए बैठे हैं कि आप अभी मिले तो हैं, घसीटते कब हैं आप एक दूसरे को। PM साहब वो देखना चाहते हैं इनको, एक्चुअली वो देखेंगे 4-5 दिन में जाहिर हो जाएगी वो चीजें। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही साहब को इन्होंने कहा था, हम तो आज भी उनके एहतराम से नाम लेते हैं, पहले भी एहतराम से लेते थे। बलोच साहब कह रहे हैं कि गलत रिवायत पाकिस्तान में डाली है, बंदा नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस किस्म के अल्फाज बयान करना और नवाज शरीफ देखे ना, नवाज शरीफ ने अरबों रुपए के जूते की नोक पर रखी ऑफर, अरबों रुपए रखी। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत को, जैसे उसने कमाल किया है, नहीं बन रहे, बाकी किसी के नहीं बन सकते। नवाज शरीफ का कमाल है करने की कोशिश की, उन करेक्टर्स के नाम भी मियां नवाज शरीफ ने। चले वक्त खत्म हो गया। अली गौहर बलोच साहब, आसमा अरबाब साहिबा, सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।